Hello everyone, this is Gulshan Kumar. Today I am going to discuss about the electric field due to a spherical charge, है ना। अगर हमारा चार्ज क्या हो, स्फेरिकल सरफेस पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आज उसी के बारे में चर्चा करने हम जा रहे हैं। और यहाँ पे पहले तो हम समझेंगे कि जो स्फीयर्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पे दो तरह के स्फीयर्स की चर्चा करूंगा मैं। पहला कि अगर स्फीयर हमारा कैसा हो, कंडक्टिंग हो, है ना। दूसरा हमारा क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो। अब उसमें भी अगर कंडक्टिंग में अगर हमारा हॉलो हो, है ना, और या फिर हमारा सॉलिड हो, और फिर नॉन कंडक्टिंग में अगर हॉलो हो और सॉलिड हो, तो फिर हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और ये हमारा है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये हमारा बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई और नीट, है ना, और एनी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, देन दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि तीन जो स्फीयर्स होते हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, और एक ऐसा होगा जिसके कारण जो उसका बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, या फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो अलग तरीके से होगा। तो तीन को हम एक साथ स्टडी करेंगे। वो तीन कौन कौन से हैं, और एक अकेला होगा, उसको हम लोग अकेला स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं वो तीन कौन से हैं जिनका नेचर एक जैसा होता है, और वो एक कौन सा होता है जिसका नेचर बिल्कुल इंडिविजुअल एकदम अकेला होता है और डिफरेंट होता है। तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ स्फीयर्स की, है ना। स्फीयर्स बेसिकली यहाँ पे स्फीयर्स हम लोग दो तरह की बात करेंगे बाबू। क्या, एक हमारा क्या होगा, कंडक्टिंग, दूसरा नॉन कंडक्टिंग, है ना। मतलब एक जो हमारा स्फीयर है अगर वो क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इस तरह का। नॉन कंडक्टिंग में जो हमारा लकड़ी वकड़ी होता है इस तरह का, है ना, प्लास्टिक है, या फिर और भी ऐसे तमाम मटेरियल्स जो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, उनके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कंडक्टिंग में भी हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है। कंडक्टिंग में दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला कि अगर कंडक्टिंग हमारा कैसा हो, सॉलिड हो, है ना, मतलब बिल्कुल भरा हुआ हो, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है हमारा, अगर ये हमारा हॉलो हो। हॉलो मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं थिन सेल्स भी बोलते हैं, है ना, थिन सेल। मतलब क्या है, आप प्लास्टिक बॉल आप लोग देख खेलते होंगे, आपका घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो प्लास्टिक बॉल आप देखते होंगे, प्लास्टिक बॉल खेली जाती है जो, है ना, वो अंदर से बिल्कुल खाली रहती है। उसको आप समझ लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं थिन सेल या फिर हॉलो स्फीयर्स, है ना। अब सॉलिड स्फीयर क्या होता है, सॉलिड स्फीयर को आप लोग समझ लीजिए कि जो एकदम अंदर से भी क्या हो, सॉलिड हो। आपको एक वो बॉल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्माइली बॉल, है ना, स्पंज टाइप की होती है ऐसे। उसको आप अगर पुश करोगे तो दब जाती है ना। एक्सरसाइज, वो फिंगर्स की एक्सरसाइज के लिए अक्सर यूज होती है। आप उसे समझ सकते हो, पूरा अंदर से भरी होती है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड मतलब वो पूरा अंदर से भरी हो, और हॉलो मतलब जो बीच में खाली हो, ठीक है ना। चलिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा दो प्रकार की होंगी। एक हमारा क्या आ जाएगा, सॉलिड, दूसरा हमारा हॉलो, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि वो तीन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे चार हो गए बेसिकली, 1 2 3 4, है। चार प्रकार के स्फीयर्स की हम लोग स्टडी करेंगे। इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए जो यहाँ पे ये सॉलिड है, कंडक्टिंग, और ये हमारा क्या है, हॉलो है ये, और नॉन कंडक्टिंग का जो हमारा हॉलो है, इन तीनों ही स्फीयर्स पे जो चार्ज होता है वो सरफेस पे आता है। कौन कौन सा, एक हमारा क्या होता है सॉलिड, मतलब कंडक्टिंग में दोनों, है ना। कंडक्टिंग में चाहे हमारा सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, है ना, दोनों ही केस में जो हमारा चार्ज आता है वो कहाँ आता है, सरफेस पे आता है, मतलब अंदर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई स्फीयर है ऐसे करके, है ना, तो अगर इस पे आप चाहते हैं कि पूरा एकदम ऊपर आएगा, है ना, ऊपर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ये बीच वाले एरिया में चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना, ऊपर ऊपर आएगा सरफेस पे ऐसे, ठीक है ना, सरफेस पे, मतलब बॉल का वो पोर्शन जिसे आप टच कर सकते हो उस वाले पोर्शन पे चार्ज रहेगा। किस केस में, अगर वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो यानी थिन सेल हो, कैसा भी, ठीक है ना। अब बात आती है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में अगर हॉलो है, हॉलो मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, तो भाई जब हॉलो है तो इस पे भी चार्ज अगर आप दोगे तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो हवा में थोड़ी ना चार्ज रहेगा, रहेगा तो सरफेस पे ही। तो इस केस में भी हमारा क्या आता है, चार्ज जो आता है सरफेस पे। यानी जो हमारा सॉलिड है, सॉरी कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, और
नॉन कंडक्टिंग में जो हॉलो है, इन तीनों केस में हमारा जो चार्ज होता है वो कितना कहाँ पे आता है, सरफेस पे आता है। अब बात आती है एक जो हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, इसमें जो आवेश रहता है वो कहाँ रहता है, पूरा आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ पे, आयतन, मतलब अंदर बाहर हर जगह इसमें हो जाता है। कब, जब हमारा मटेरियल कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड हो। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे हॉलो के कारण, मतलब जब हमारा चार्ज जो है वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। किस पे होगा, सरफेस पे। उस केस के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है सरफेस पे हमारा क्या है, ये तीनों, तो तीनों को हम लोग एक साथ समेट के स्टडी करेंगे और इस वाले को अकेले करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। वो रांझना में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारा है, ये हमारा है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged sphere है ना। अच्छा, स्फीयर कैसा हो सकता है हमारा, कैसा होगा ये, देखिए अगर कंडक्टिंग में है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो आप कैसा लेंगे, चाहे वो सॉलिड हो या फिर हॉलो, है ना। ठीक है ना, ये प्लस कौन सा, दूसरा कौन सा, एक होता है हमारा नॉन कंडक्टिंग में कौन सा, हॉलो। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों पे हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, सरफेस पे होता है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, है ना, हिंदी में बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो मैं हिंदी में इसके बता देता हूँ। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं लिख देता हूँ, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना डेरिवेशन। ओके, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू बी फाइंड, ओके, हाउ वी कैन फाइंड। तो चलिए मैं मान लेता हूं एक हमारा स्फीयर है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर मान लेता हूं, है ना, कैपिटल आर कैपिटल ए, जो तुम चाहो ले सकते हो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप माइनस भी ले सकते हो, बस दिशा क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी, बस इससे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चार्ज, देखिए क्योंकि चार्ज यहाँ पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कौन सा डेंसिटी लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं मान लेता हूँ लेट, है ना, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए तीन केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के बाहर के किसी पॉइंट पर, मतलब ये जो इसका सरफेस है इसके बाहर किसी पॉइंट पी पर मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। दूसरा है कि इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर, ना सरफेस किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा कि अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, है ना, तो कितना वैल्यू होगा। तो चलिए पहला मैं शुरू करूंगा कि इफ द पॉइंट P इज आउटसाइड टू दिस स्फीयर, अगर बाहर की ओर हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। अगर आपको यहाँ से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गॉस लॉ का यूज करेंगे। और गॉस लॉ यूज करने के लिए हमें क्या है, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो P से होता हुआ हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमारा स्फीयर के फॉर्म में है, तो जो हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी कैसी रहेगी, स्फीयर की। कैसी रहेगी, स्फीयर की। तो होप करता हूँ आराम से समझ में आई होगी या फिर आया होगा, जो भी है ना। ओके, अब क्या है,
ये पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ से छोटा सा एरिया ले लेता हूँ कोई, है ना, मान लेता हूँ ये हमारा क्या है एरिया, छोटा सा, क्या ही बोल दूँ इसको मैं, ये बोल दूँ या डी, चलो डी ये बोल। क्योंकि चार्ज हमारा पॉजिटिव है, इसके कारण जो हमारा फ्लक्स होगा ऐसे क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है ना, चारों तरफ ऐसे रेडियल आउटवर्ड होगा, रेडियल आउटवर्ड। तो इधर भी क्या होगा, रेडियल आउटवर्ड। और जो हमारा फ्लक्स की दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे हो जाएगा। और जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा, ऐसे आउटवर्ड होगा, ये भी हमारा जाएगा एरिया वेक्टर की दिशा, ठीक है ना। अब ये बात सुनो ध्यान से आप, इस छोटे से एरिया से अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं फाई, तो कितना आ जाएगा डी फाई, बिकॉज छोटा सा एरिया से छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू उनके बीच का एंगल। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में है, तो उनके बीच एंगल जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा cos जीरो, हो जाएगा हमारा ई डॉट डी, क्योंकि cos जीरो का वैल्यू होता है 1, cos जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1। अब ये बात सुनो, ऐसे करके अगर आप डी ए पूरा ये जो हमारा गॉसियन सर्फेस है उससे टोटल अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ हमारा फाई नेट मान लीजिए निकल गया, फाई नेट या फाई टोटल जो भी करो आप, है ना। यहाँ पे देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पॉइंट फ्री है उसकी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और जो पहला केस हम लोग ले रहे हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन, सॉरी वेरी वेरी नहीं, ग्रेटर देन आर, मतलब कि जो हमारा आर है वो स्मॉल आर से क्या, सॉरी रेडियस से क्या है, बड़ा है, मतलब आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है ना पॉइंट। अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है देखिए, क्योंकि ये आर डिस्टेंस क्या है सबसे सेम है, सेम है, गॉसियन सर्फेस हमारा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आप बाहर ले लो और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है ना, ये जाएगा ई इनटू डी ए का मतलब क्या हुआ, डी मतलब ये पूरा जो सरफेस है इसका इंटीग्रेशन। आपको पता है सरफेस का इंटीग्रेशन ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर का जो हमारा इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, किसका सरफेस आएगा, ये स्फीयर का। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कर देंगे इंटीग्रेट, हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रहे यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस वाला लेना है, ये वाला नहीं, है ना, ध्यान रखना। ये गॉसियन सरफेस का एरिया हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि फ्लक्स हम लोग गॉसियन सरफेस से निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस वाला जो रेडियस है कितना है, आर है, इसे यहाँ पे छोटा आर लिखना है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू ई, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप, ये हमारा है पाई नेट, ठीक है। अब हमें पता है वाई गॉसियन सरफेस, है ना, सॉरी वाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाई गॉस लॉ, वाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से निकालना तो आप क्या करोगे, फाई नेट सीधा क्या करो, क्यू इनक्लोज निकाल लो और एप्सिलॉन नॉट से भाग दो। क्यू इनक्लोज मतलब कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है ना, टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट से भाग दो, तो आपको पूरा का पूरा क्या निकल के आ जाएगा, वहां से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे अब क्यू इनक्लोज निकालना है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दिया है, क्या दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, 2, तो 2 यूनिट में कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा, 3 यूनिट में 3 सिग्मा। इसका एरिया अगर मैं ए मान लूं तो ए में कितना आ जाएगा, ए सिग्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई एप्सिलॉन। अब देखिए ए मतलब किस पे हमारा चार्ज है, चार्ज किस पे है, इस वाली सरफेस पे, ना कि गॉसियन सरफेस पे, किस पे है, इस वाले। इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा, इसका एरिया कितना है, ये भी हमारा स्फीयर ही है और इसकी रेडियस कितना है, आर है। तो स्फीयर का हमें पता है कितना होता है एरिया, 4 पाई, बट यहाँ पे आर कौन सा लेंगे आप, ये वाला, क्यों, ये चार्ज इस बार इस पे है, इस पे नहीं है, चार्ज इस पे है, ये चार्ज के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वाला ये 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये है इक्वेशन। आशा करते हैं यहाँ तक आराम से समझ में आया होगा, है ना। एक सेकंड में देखो कहाँ तक दिख रहा है, बेटारा पड़ेगा, है ना, तो गुड, एक सेकेंड। ओके, यहाँ तक आपने देखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सीरियस करता हूँ, है ना, थोड़ा सीरियस करना पड़ेगा। ओके चलिए यहाँ तक देते हैं। अब आप अगर देखें इक्वेशन हमारा 1 था, इक्वेशन 1 है ना, 5 है। आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, है ना, इनका लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। यहाँ पे आप निकालिए, जो हमारा लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ई अगर आप निकालोगे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर सिग्मा आगे कर देता हूँ और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये आपके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कब, जब हमारा जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड द स्फीयर है ना, स्फीयर क्या हो बाहर की, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। और अगर नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर 2, इफ आर इक्वल टू आर, मतलब कि जो हमारा पॉइंट पी है वो अगर सरफेस पे हो जाए, मतलब सरफेस पे लाई करे, यानी सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा, तो आप सिंपली क्या करें, आर इक्वल टू आर रख दें। यहाँ से देखिए ई बराबर हमारा आ जाएगा, दिस इज सेकंड पॉइंट, ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो ई एट सरफेस निकल के आ रहा है ये आ जाएगा हमारा सिग्मा बाई, ठीक है। होप करते हैं यहाँ तक आराम से समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग लेने जा रहे हैं कि इफ द पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर के अंदर हमारा पी लाई कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना। तो आप नोट कर लो, मैं इसके बाद इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो भी आप चाहो, इफ आर इज लेस देन आर, मतलब जो ये आर है, ये आर वो क्या है, बी, मतलब यहाँ पे लाई कर दिया पॉइंट पी अगर यहाँ पे, हाँ? तो यहाँ से होता हुआ गॉसियन सरफेस आप बनाओ, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ से होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाइए और यहाँ पे फाइनाइट इंटीग्रेशन करिए। फाइनाइट हमारा कितना हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस 0 भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर करके ऐसे है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना दे रहे हो, या फिर अगर बनाओ भी तो कम से कम इधर बनाओ। भाई नो नीड टू वरी अबाउट दैट, है ना। बस ये मान लो कि ऐसे करके है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इनक्लोज है ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बस प्रोसेस है जिसके थ्रू में चलना है, ठीक, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे मान लेता हूँ छोटा सा एरिया डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ ऐसा ही है, ठीक है ना। यहाँ से निकालोगे हो जाएगा हमारा ई डॉट डी ए, फिर से वही चीज को इंटीग्रेट करोगे तो हमारा हो जाएगा E इंटू एरिया कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया फाइनाइट इक्वेशन। अब मेरी बात सुनो, बाय गॉस लॉ क्या हम कह सकते हैं कि जो फाइनाइट है वो होता है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। अब Q इनक्लोज कितना है, 0, क्यों, जब आप ये सरफेस ले रहे हो तो इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना भाई, यहाँ अंदर में आवेश ही नहीं है, तो Q इनवर्स कितना जाएगा, 0 बाई एप्सिलॉन कितना जाएगा, 0, यानी इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपेयर करो, है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कैलकुलेट, अगर लेफ्ट साइड हमारा फाइनाइट है तो राइट साइड भी हमारा बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू द 0, क्योंकि इधर 0 है, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि आप अगर गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जिसमें रेडियस कुछ ना कुछ तो पक्का होना है ना, ठीक है ना। तो 0 क्या होगा हमारा E, यहाँ पे हो जाएगा हमारा E इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 3 केसेस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर हमारा चार्ज पूरे वैल्यू में हो, है ना, तब कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देता है, जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने निकाला कितना, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
अगर सिग्मा दिया है तब तो ठीक है। कभी कभी क्या कर देता है कि इसमें सिग्मा ना देके आपको पूरा पूरा चार्ज ही दे देता है। क्या दे देता है? चार्ज। मतलब इसमें आपको क्या करेगा? पूरा चार्ज देगा। मतलब सरफेस पे इतना चार्ज है तो आप बताओ कि इससे इतनी दूरी पर, इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। कभी कभी ऐसे देता है, मतलब सिग्मा नहीं देता है। तो आप कैसे करोगे? तब और भी आसान है। कैसे? आप वीडियो को रोक के ना लिख लिया करो, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपको क्या है, चार्ज दे दिया है, आपने अब देखा चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बाहर अगर कोई पॉइंट है तो कितना आ रहा था हमारा सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके आ रहा था। अब अगर मान लो आपको क्या दिया हो, चार्ज दे दिया हो, ये सब सिग्मा हुआ ना दिया हो, तो सिंपली देखो याद करो क्या था हमारा। बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहां से? E कैसे आया हमारा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। अरे ऐसे तो आया था ना, ये हमारा क्या था, गॉस लॉ से आया था, और ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया था। यहाँ से अगर ई आप निकालोगे हो जाएगा मान कितना, q इनक्लोज्ड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या फिर इसे कह लो 1 बाई 4 पाई r 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनक्लोज्ड बाई, ठीक है ये। और अगर आपको याद हो तो ये तो हमारा पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि इफ द पॉइंट P is outside the sphere, है ना, it seems total charge is concentrated on the center of sphere। मतलब अगर हमारा P बाहर की ओर हो तो ऐसा प्रतीत होता है बाहर से देखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो, कि पूरा का पूरा जो चार्ज इसके सरफेस पे है, वो सरफेस पे ना, वो कहां पे है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो यहां तक हमारा पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इफ द स्फीयर इज सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। ये हमारे थे क्या है, अगर हमारा चार्ज मतलब कंडक्टिंग में चाहे स्फीयर सॉलिड हो, चाहे हमारा हॉलो हो, चाहे हमारा सरफेस पे आता है, नॉन कंडक्टिंग में हॉलो हो तो भी सरफेस पे आएगा। यानी तीन स्फीयर्स हमारे एक जैसे व्यवहार करते हैं, इनके लिए हमने कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो अकेला है, जो हमारा सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, उसके कारण हम तीन अलग अलग पॉइंट पे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे, अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो को पहली बार वॉच करते हैं, मेरे चैनल गगन अकेडमी को सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 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 टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, और यू आर सो क्यूट। अपना ख्याल रखो यार, मस्त हो, है ना, देखने में सब ठीक है, अपना ख्याल रखो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।